ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज ग्रेट स्टूडेंट्स लेक्चर 3 और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लूप्स। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने नोट्स थोड़े से पढ़ लिए थे, तो मैं वापस से एक दफ़ा शुरू से अब थोड़ा समझा भी देता हूँ। एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक है। लूप्स ओ लेवल्स के अंदर दो किस्म के होते हैं। एक होता है काउंट कंट्रोल, एक होता है कंडीशनल। ठीक है। अच्छा, काउंट कंट्रोल का क्या काम होता है और कंडीशनल का क्या काम होता है? अगर आपको मैं बोलूं कि आपको 15 दफा कोई चीज करनी है, तो मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स बता दी, है ना। मैंने आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई आपने 15 टाइम्स करना है, ना कम ना ज्यादा। आपको अवेयरनेस है इस बात की कि यू हैव टू डू इट प्रिसाइजली अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम एंड देन दैट नंबर विल नेवर चेंज। मतलब मैंने 15 बोला तो मैं इसको अचानक से नहीं बोलूंगा कि भाई 13 दफा कर लो, या मैं 15 बोला मैं अचानक से नहीं बोलूंगा भाई 20 दफा कर लो। ऐसा तो नहीं है ना, अचानक से तो नहीं बोल रहा ना मैं। ठीक है। तो जब फिक्स हो ना, प्रिसाइजली एग्जैक्टली फिक्स हो, या एक बेसिक मैं आपको शॉर्टकट डेफिनेशन बताता हूँ कि आप सवाल को भी जज कर पाओगे। वो ये है कि अगर लूप स्टार्ट होने से पहले, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना, आप इसको कहीं नोट कर लेना, मैं इसको यहाँ पे भी नोट कर लूंगा। अगर लूप स्टार्ट होने से पहले आपको ये बात पता है कि कितनी दफा मुझे लूप चलाना है, तो यू विल यूज काउंट कंट्रोल्ड लूप। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुझे नहीं पता था कि कस्टमर के पास कितना डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अकाउंटेंट हूँ या मैंने एक अकाउंट सॉफ्टवेयर बनाया, कस्टमर ने बोला मेरे पास 10 बंदों का डेटा है, मुझे 10 बंदों की एंट्री करनी है। अब आपको पता चल गया ना 10 बंदों का डेटा है, तो आप फॉर लूप यूज करोगे। फॉर लूप स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, आपने उससे इनपुट किया कि भाई कितना डेटा है, उसने बोला 10, आपने बोला ठीक है मैं फॉर लूप चला रहा हूँ 10 तक। ये आप कर सकते हो। बट अगर लूप चल रहा है, आप दूसरी साइकिल पे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप तीसरी साइकिल आखिरी होगी कि पांचवी साइकिल आखिरी होगी, तो आप फिर कोई और चीज ढूंढते हो लूप को रोकने के लिए। वो है कंडीशन। कि भाई फॉर एग्जाम्पल, बंदे ने अगर नेगेटिव नंबर डाल दिया तो रोक दो। आप बंदा नेगेटिव नंबर पांचवी साइकिल में भी डाल सकता है, 10वीं साइकिल में भी डाल सकता है, आपको पता ही नहीं है ना। तो तब यूज होता है कंडीशनल लूप। ठीक है। जब आपको एक केस दिया हो और वो जब तक केस नहीं हो जाता ना, तब तक आपने लूप नहीं रोकना, आपको नहीं पता होगा वो। ठीक है। तो काउंट कंट्रोल तब यूज होता है जब आपको नंबर ऑफ स्टेप्स पता हो। सही है। और कंडीशनल तब यूज होता है जब आपको कंडीशन सिचुएशन एक दे दी हो। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस विल बी यूज्ड व्हेन वी नो the cycles before reaching the loop line. ओके। ठीक है। इफ देन एल्स कंडीशनल लूप है नहीं बेटा हमजा, इफ देन एल्स कंडीशनल लूप नहीं है। इफ देन एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है। मतलब एक सिलेक्शन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये बेसिकली जो है आपके सिचुएशन को के हिसाब से एक्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जैसे कंडीशनल लूप होता है। बट कंडीशनल लूप का एक फर्क है, एक मेजर फर्क है। वाइल लूप और इफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो ये है कि वाइल लूप जब तक रिपीट करेगा जब तक के कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है। बल्कि मैं और सिंपल कर देता हूँ, ये वाला पार्ट में कट करा दूंगा। वाइल लूप विल रन एंड कीप ऑन रनिंग व्हेन कंडीशन इज ट्रू। मतलब वाइल लूप ट्रू होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, वो रन करेगा। वो आगे मैं समझाऊंगा तफसील में, डोंट वरी। इफ स्टेटमेंट सिर्फ एक दफा रन करेगा। स्टेटमेंट बोलेगा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अगर ये पानी की बोतल ब्लू है तो मैं इससे पानी पीऊंगा, अगर नहीं है तो नहीं पीऊंगा। अब ये क्या है, अगर ब्लू नहीं है कलर तो मैं नहीं पीऊंगा पानी, क्योंकि किसी और की बॉटल है। अगर ब्लू है तो मैं पानी पी लूंगा। अब दिस इज वन केस, मैंने एक सिचुएशन दी। अब बार बार ये चीज तो नहीं कर रहा ना, मतलब अभी मेरा पानी पीने का मन करा, मैंने बोला मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। अब अगर वाइल लूप होता तो ये हर दफा ये हो रहा होता है कि हर दफा मैं डिसीजन लेता, अच्छा ब्लू है पानी पी लो, अच्छा ब्लू है पानी पी लो। रिपीट हो रही है ना चीज, समझ रहे हो फर्क। तो कंडीशनल जो है लूप, लूप का मतलब ही रिपीट होना है। जैसे आप देख रहे हो आपके नोट्स में यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि लूप का मतलब ही रिपीट होना है। ठीक है। ओके। मैंने दक्ष आप
कि नोट्स में ये प्रीवियस क्लास जो अभी थोड़े पहले क्लास हुई थी उसमें ये चीज एडिट नहीं है. दिस विल बी यूज्ड व्हेन वी नो द साइकिल्स बिफोर रीचिंग द लूप लाइन. लूप लाइन लिखा हुआ है, ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या सिलसिला है ऐसा कि भाई फॉर लूप से पहले अगर हमें पता चल जाए कि भाई कितनी बार हमें चलाना है. फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा, हमने बोला कि डेटा कितना डालना है, बंदे ने बोला 10 का डेटा, मुझे 10 स्टूडेंट्स का डेटा डालना है. तो अगर आप 10 स्टूडेंट्स का डेटा डाल लें तो आपको क्या आपको पता चल गया ना. लूप तो आपने 10 दफा ही चलाने क्योंकि वो 10 बंदों का एंटर करेगा डेटा. बट प्रोग्राम चलाने से पहले आपको नहीं पता था, अब पता चल गया आपको. लेकिन लूप से पहले पता चल गया ना, क्योंकि आप इनपुट तो लूप से पहले करो, एक दफा ही इनपुट करना है आपने, तो लूप के बाहर इनपुट करोगे आप. तो लूप से पहले अगर आपको पता चल गया तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हो. ये मैं इसीलिए एक सिचुएशन, मैंने एक केस बनाया हुआ है बच्चों के लिए कि इसमें ना आपको जजमेंट में बड़ी आसानी हो जाती है. कि अगर आपको लूप की साइकिल से पहले पता चल रहा है कि हाँ ठीक है भाई, वी वी हैव टू डू दिस नंबर ऑफ टाइम्स, तो यू कैन यूज अ फॉर लूप. अगर आपको नहीं पता, तीसरी दफा साइकिल आपकी लूप की चल चुकी है, आपको नहीं पता कि भाई कितनी कब एंड होगा, तो आप फिर कंडीशनल लूप यूज करोगे. ठीक है, ये मैंने इनको बताया था. ओके. अच्छा, फॉर टू नेक्स्ट है हमारा वो सूडो कोड का, और पाइथन के अंदर फॉर आई इन रेंज के तौर पे यूजुअली यूज किया जाता है. फॉर लूप के बहुत तरीके हैं पाइथन में, बट मैं स्टिक करता हूँ ट्रेडिशनल तरीके में जो हर लैंग्वेज में सपोर्टेड है, ताकि बच्चों को दूसरी लैंग्वेजेस पे मूव होने में कंफ्यूजन ना हो, स्पेशली मिक्स विद सूडो कोड. ठीक है, सूडो कोड कर रहे हैं बच्चे तो कंफ्यूज रहेंगे. ठीक है, तो आई प्रेफर फॉर आई इन रेंज. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सीधा पे आपके लिखा हुआ भी है. अच्छा, अब देखें डिक्लेरेशन. मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन होता है. मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि भाई एज और काउंट नाम का एक डेटा है और एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू उसमें इंटीजर स्टोर करूंगा. अगर किसी को इंटीजर अभी तक नहीं पता चला तो इंटीजर होल नंबर्स को कहते हैं. माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, बट होल नंबर्स होना जरूरी है, बगैर डेसिमल के होना जरूरी है. ठीक है, पाई इंटीजर नहीं है, 3 इंटीजर है, 3.0 भी इंटीजर नहीं है. ठीक है, ये मैंने एक बेसिक, तो मैं इंट्रोडक्शन रिवीजन एक बेसिकली करा रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, फॉर काउंट इक्वल 0 to 9. अच्छा, ये यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है फॉर काउंट इक्वल 0 to 9, बट मैंने पिछली क्लास में इसको लिखा था 0 to 10. फिर मैंने बच्चों से पूछा था कि इसमें गलती क्या है. अच्छा, अब दक्षु तो पता है क्या गलती थी. हमजा और यूसुफ, आप मुझे बताओ क्या गलती होगी. 0 to 10 में क्या गलती होगी, सॉरी. 11 बार चलेगा लूप. वेरी गुड हमजा. ठीक है, देखो हमजा की बात बिल्कुल सही है कि 11 बार चलेगा. अब यूसुफ, आपको भी पता है ये बात. वेरी गुड. ठीक है, फिर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ कि भाई जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, तो आपने जीरो से काउंटिंग भी स्टार्ट करनी होती है. हम उंगलियां गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 हो गई, 6 7 8 9 10, हमने 10 गिन लिया. हम गिनते हैं पहली नंबर से. अगर मैं बोलूँ जीरो से स्टार्ट करो तो फिर हमारे एक और उंगली चाहिए होगी हमें, सही, 11 करने के लिए. समझ में आया. तो जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो ना, तो आपने एक नंबर कम करना होता है. ये जरूरी है. क्योंकि सूडो कोड के अंदर आपने दोनों रेंज में इंक्लूडेड होता है, 0 भी इंक्लूडेड होता है, 9 भी इंक्लूडेड होता है. बट जब आप बात करते हो पाइथन की, तो पाइथन में आखिरी नंबर इंक्लूडेड नहीं होता. पाइथन में आप 10 लिखोगे ना, वो 10 को कभी गिनेगा ही नहीं, वो बोलेगा मैं 9 तक गिनूंगा, एक कम. मेरी आदत है भाई, यही है. तो पाइथन ऐसे करता है. ठीक है, अगर मैं पाइथन में 11 लिखूंगा तो वो 0 till 10 लेके जाएगा. अगर मैं 12 लिखूंगा तो वो 0 till 11 लेके जाएगा. उसकी एक आदत है, एक एक कम करना है उसने, बस है, वो रूल है. उसकी भी एक लॉजिक है, बट तफसीलात बात के लिए. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हम जाते हैं डिक्लेयर एज कॉमा काउंट. अच्छा, अब मैंने दो वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर करें, ये अलाउड है. ठीक है, और कोल इंटीजर मैंने लिख दिया. पाइथन में रेंज 0 10 लिखें तो भी सही है, बिल्कुल सही है यूसुफ, कोई मसला नहीं है. आप 0 10 भी लिख सकते हैं, आप 0 10 1 भी लिख सकते हैं. आप कॉमा 10 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, सादा 10 भी लिख सकते हैं. बहुत सारी इसकी वेरिएशन है, सब अलाउड है. ठीक है. प्रेफरेंस ये होती है, अगर आप जीरो से स्टार्ट करें तो आप डायरेक्ट वही नंबर लिखते हैं, कोई मसला नहीं है. अगर आप कोई स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करें तो आप वो लिखें. ठीक है. नाउ बैक टू द क्वेश्चन. फॉर काउंट इक्वल्स एरो 0 to 9, मतलब ये 10 बार चलेगा क्योंकि हम जीरो से करना है. इनपुट एज आउटपुट एज नेक्स्ट काउंट, ये तरीका है लिखने का फॉर लूप, कि आप एक काउंट कंट्रोल्ड वेरिएबल यूज करोगे. अब काउंट कंट्रोल क्यों बोलते हैं उसको,
काउंट कंट्रोल इसलिए बोलते हैं कि उसको एक वेरिएबल चाहिए होता है जिससे हम ट्रैक रख सकें कि भाई अभी तक कितनी साइकिल्स हो चुकी हैं, क्या पांचवी साइकिल है, क्या चौथी साइकिल है, क्या तीसरी साइकिल है, कितनी साइकिल्स हुई, हमें नहीं पता ना। तो वो वेरिएबल के थ्रू ट्रैक रखते हैं कि भाई अभी तक पांचवी साइकिल हुई है, अभी तक छठी साइकिल हुई है। तो काउंट इसलिए यूज किया जाता है कि हम ट्रैक रख सके, ठीक है। तो फॉर के अंदर जब आप ये साइन करोगे ना तो आप ट्रैक रखोगे। अच्छा, आप ट्रैक करना, हमें कस्टमाइजेशन की एबिलिटी उसने ये दी है कि आप स्टार्टिंग वैल्यू भी खुद डिसाइड करो, एंडिंग वैल्यू भी खुद डिसाइड करो। मेरा काम है स्टार्टिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू तक पहुंचाना। तो वो 1 1 बढ़ाता रहेगा आपका, सही है। 0 से लेके 9 तक वो 1 बढ़ाएगा, हर साइकिल के अंदर एक एक बढ़ाता रहेगा, एक एक बढ़ाता रहेगा, जब तक आप 9 तक नहीं पहुंच जाते। दिस इज हाउ इट वर्क्स और दिस इज हाउ इट ट्रैक्स, ठीक है। तो 10 दफा चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा, 10 दफा चलेगा, 10 दफा इनपुट लेगा, 10 दफा आउटपुट करेगा। सिंपल। दिस इज हाउ अ फॉर लूप वर्क्स। मैं बहुत समराइज करके बता रहा हूँ ताकि समझ में भी आ जाए और हम थोड़ा फास्ट पेस भी रहे। अच्छा, अब मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है टोटलिंग और काउंटिंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हम जो है थोड़ा रुके हुए थे, ये मैंने लिखा हुआ है बट मैं इसको और तफसील से समझाता हूँ कि होता है क्या। अच्छा, टोटलिंग स्टेटमेंट जो है वो ऐसे काम करता है कि आपने फॉर एग्जांपल कीबोर्ड की मैं मिसाल दे रहा था थोड़े पहले, जब इस पे कीबोर्ड भी लिखा हुआ है, तो मेरे सामने भी कीबोर्ड पड़ा हुआ है। अब मैं हमजा को फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि हमजा आप एक काम करो, आप थोड़ी देर 2 मिनट मेरी हेल्प करो कि ये कीबोर्ड मैं साफ कर रहा हूँ, तो मैं ना इसको कीज को संभालना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो हमजा ने बोला ठीक है। आपने, अब हमजा के पास अभी तक तो कोई कीज नहीं है ना, कीबोर्ड को साफ करो तो मैं कीज सारी निकाल रहा हूँ, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ ताकि हमजा रख सके साइड पे भी। तो अभी हमजा के पास 0 कीज है, ठीक है। तो हमजा जब भी आएगा, हमजा जब भी इनिशियलाइज करेगा या हम जो भी वेरिएबल को यूज करेंगे हम उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, क्योंकि इनिशियली तो आपके पास कुछ भी नहीं होता ना। आप टोटल कर रहे हो या आप कोई वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, आप शुरू में तो खाली हो ना, सही है। अनटिल अनलेस कोई सवाल एक्सप्लिसिटली बोल रहा है कि हमने स्टार्ट ही 100 से करा है, 50 से करा है, दैट्स अ डिफरेंट केस। वहां पे आपको अपने इंटुइशन, अपनी लॉजिक लगानी पड़ेगी, बट नॉर्मली 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। हमजा केम एम्प्टी हैंडेड। मैंने हमजा को बोला ठीक है, आप हमजा ये 3 कीज रखो। मैंने 1 2 3 के कीज निकाली, मैंने हमजा को दे दी। अब हमजा के पास कितनी कीज हो गई भाई? 3। हुआ क्या? हमजा का हाथ तो खाली था, मैं हाथ में सारी कीज ली। अब पहले उसके हाथ में 0 थी, अब उसके हाथ में हो गई 3, ठीक है। अच्छा, अब मैंने उसमें से और 5 कीज निकाली। अब 5 कीज निकालने के बाद हमजा के हाथ में हो गई 8। सबको पता है ये बात, ठीक है। अब हमजा के हाथ में हो गई 8। हम देखते हैं 8 हुई कैसे। हम नोटिस करते हैं, हम डेप्थ में हम चीजों को सोचते नहीं है, बट क्योंकि हमें कंप्यूटर को एक साल के बच्चे से भी मतलब 1 साल के बच्चे को हमें समझाना मुश्किल होता है ना कि भाई बेटा कैसे एक्स क्या होता है, एक्स प्लस वाई क्या होता है, ये तो समझा ही सकते हैं ना हम उसको, प्लस माइनस भी समझाते, बड़ी बात है। तो कंप्यूटर उससे भी छोटा बच्चा है, उसका हमें हर चीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ती है ताकि वो समझ पाए। तो अब हम उसको बताएंगे कि यार हम नोटिस करेंगे कि हुआ क्या, हमारा जहन तो पावरफुल है ना, हुआ क्या कि 8 कैसे आया। उसके पास 3 थी ऑलरेडी, हमने ऐड करा 5, कितने हो गए भाई? गिनो उंगलियां, 8 हो गए। तो जब 8 हुए, इसका मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो करंट हमारे पास स्टैट था, जो करंट हमारे पास डेटा था, वो था 3 कीज का। हमने 5 और न्यू वैल्यू ऐड करी, हो गए 8। अच्छा, अब 8 है, हमने 12 निकाली कीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से 12 निकाली, अब मैंने हमजा को हैंड ओवर करी, हमजा के पास वही 20। तो हमजा के पास ओरिजिनली अब 8 था, 12 ऐड हुआ तो 20 हो गई। करेक्शन हो रहा है ना। तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो मैं उसको रिपीट करता जाऊंगा तो कीबोर्ड खत्म हो जाएगा और हमजा के पास सारी की सारी कीज आ जाएंगी। हम हमजा के पास बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कीज भी आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो टोटलिंग स्टेटमेंट ऐसे काम करता है। अब ये वैल्यू बताने का, नंबर ऑफ कीज बताने का एक खास मकसद है। ये जो कीज है ना, ये डिफाइन कर रही है आपकी फ्लक्चुएशंस और एक वैल्यू, कि आप एक वैल्यू की बात कर रहे हो, आप एक काउंटिंग नहीं कर रहे बेसिकली। काउंटिंग में तो फिक्स है ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कीज को काउंट कर रहा हूँ, सही है, तो मैं एक एक करके काउंट करूंगा ना, मैं 3 4 5 8 एक साथ कलेक्ट तो नहीं करूंगा, मैं एक एक करके काउंट करूंगा कि पहली की मैंने हमजा को दी, दूसरी की मैंने करी। हम बच्चे गिनते हैं, वो कैसे गिनते हैं, वो कि भाई वो 1, वो अपनी फिंगर्स पे गिने होते हैं, 1 2 3 4,
तो वो एक एक का इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं ना। टोटलिंग में तो ऐसा है ही नहीं, हमने 3 बढ़ाया, हमने 8 बढ़ाया, हमने 12 बढ़ा दिया, मतलब वैल्यूज डायरेक्ट डायरेक्ट डीलिंग हो रही है। तो दैट इज वन ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टोटलिंग एंड काउंटिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं रिमूव करके थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। अच्छा, पहली बात तो वी हैव टू ऑलवेज इनिशियलाइज। ठीक है, ऑल, अच्छा मैं इसकी हेडिंग भी डाल देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे जरा एक बात बताओ, क्या ये मैं कीबोर्ड वाली पूरी एग्जांपल यहाँ पे लिखूं फॉर नोट्स, या फिर आप लोगों को काफी है? ओके, टोटलिंग एंड काउंटिंग स्टेटमेंट। स्टेप 1। ठीक है। मोस्टली टू जीरो। अच्छा, बिफोर लूप। अच्छा, अब ये मैंने नोट्स के अंदर जो ये स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज फॉर लेटर पर्पजेस। जब आपको मैं नेस्टेड लूप पढ़ाऊंगा, तब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगी कि मैंने क्या लिखी है और क्यों लिखी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं, ये तो मैं जेनेरिक बात कर रहा था कि टोटलिंग हो कि काउंटिंग हो, आपने इनिशियलाइज करना है। अब मैं आपको समझाऊंगा क्यों इनिशियलाइज करना है। ठीक है। वो तो मैंने आपको उस वक्त समझाया था हमजा की मिसाल लेके कि भाई हमजा एम्प्टी हैंडेड आया था। ठीक है। अच्छा, अब मैं हम बात करेंगे क्यों। कंप्यूटर कंप्यूटर तो पता है ना, वो एम्प्टी होगी उसकी वैल्यू इनिशियल, मतलब हम इनिशियलाइज पहले क्यों कर रहे हैं हम? सही है, डिक्लेयर भी कर रहे हैं हम, फिर इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं सर? आप दो जगह पे आप काम करवा रहे हैं हमसे। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल रीजन है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसकी रीजनिंग में देता हूं आपको ना, रीजनिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीजनिंग। ठीक है। अच्छा, रीजनिंग अगर मैं लिखूं, टोटल इक्वल्स, सॉरी, एरो, टोटल प्लस, अच्छा मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ना। ठीक है। वैल्यू मतलब कोई भी वेरिएबल आप लगा सकते हो जो आपके पर्पस का हो, एज, मार्क्स, कीबोर्ड, व्हाटएवर वेरिएबल यू आर यूजिंग। ठीक है, व्हाटएवर वैल्यू यू आर टॉकिंग अबाउट। और अगर मैं काउंट की बात करूं तो मैं काउंट इक्वल्स काउंट प्लस वन। अच्छा, काउंट में देखें, ये वन जो है ना, एक फिक्स नंबर जरूरी है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि आप इवन नंबर्स करो तो आप +2 कर सकते हो, या ऑड नंबर हो तो आप काउंट इक्वल्स वन से इनिशियलाइज करके आप ऑड नंबर्स बना सकते हो। तो अगेन लॉजिक की बात है। ठीक है। बट जो कोर पर्पज है वो ये है कि काउंट में फिक्स इंक्रीमेंट्स होता है, स्पेशली वन का इंक्रीमेंट होता है, टोटल में एक खास वेरिएबल की वैल्यू का इंक्रीमेंट होता है। अच्छा, अब देखिए, एक जो मैं लॉजिक समझाना चाह रहा था कि भाई इनिशियलाइज क्यों करते हैं। इनिशियलाइज इसलिए करते हैं कि एरो के जब आप राइट साइड पे जाते हो टोटल प्लस वैल्यू, तो हमेशा एरो का राइट साइड पहले रीड किया जाता है। ठीक है। टोटल प्लस वैल्यू वाला ऐसा पहले रीड किया जाएगा, काउंट प्लस वन वाला पहले रीड किया जाएगा। अब आपने डिक्लेयर तो कर दिया, अब डिक्लेयर के बाद आपने उसको पहले इनिशियल वैल्यू नहीं दी थी। सही है। आपने उसको ये नहीं बताया था, मैंने क्रिएट तो कर दिया डब्बा, डब्बे में क्या है वैल्यू, क्योंकि डब्बा जो जब क्रिएट होता है ना, तो उसमें असली में वैल्यू होती है नल। नल मतलब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जीरो तो इंटीजर में होता है, स्ट्रिंग में क्या होगा फिर? सही है। तो अगर नया क्रिएटेड वेरिएबल है जैसे टोटल या काउंट, उसमें होगा नल। अब मैं नल पे वैल्यू मिला ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। एक नल एक अलग ही चीज है पूरी, वैल्यू नंबर एक अलग ही चीज है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने टोटल इक्वल जीरो लिखना होता है, क्योंकि वो फिर टोटल को एक स्टार्टिंग वैल्यू दे पाए, क्योंकि हमेशा इक्वल्स टू की राइट साइड पहले रीड की जाती है। अब अगर राइट साइड रीड की जा रही है, तो वो बोलेगा टोटल की सर वैल्यू आपने दी नहीं।
तो ये कंफ्यूजन काउंट में भी होता है क्योंकि राइट साइड पहले रीड की जा रही है, क्योंकि पहले असाइन होने से पहले उसकी वैल्यूज रीड की जाती है, क्योंकि दोनों तरफ काउंट है, दोनों तरफ टोटल है, तो राइट साइड वाली पहले रीड की जाएगी। ठीक है, और यही चीज काउंट में भी अप्लाई होती है। अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो मुझे जरा बता दो, रिस्पॉन्ड कर दो कि इज इट एक्सेप्टेबल फॉर यू, आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, हमजा ने सवाल किया था टोटलिंग और की काउंटिंग में। हाँ, ऑलमोस्ट यही फर्क है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि भाई कुछ सवाल है किसी का? थोड़ा सा कम। क्या मतलब दक्ष, थोड़ा elaborate करो। ठीक है दक्ष, तुम्हारा समझ नहीं आया, समझ थोड़ा कम आ रहा है, क्या समझ नहीं आया दक्ष? टोटल एंड काउंट पार्ट, थोड़ा और elaborate कर सकते हो? टोटल एंड काउंट में क्या समझ नहीं आया थोड़ा? मतलब क्या टोटल प्लस वैल्यू, ये जो नल वाली मैंने लॉजिक बताई, ये समझ नहीं आई? या कब यूज करना है? क्योंकि कब यूज करना है मैंने अभी तक और तफसील से समझाया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये समझाया कि हम इनिशलाइज क्यों करते हैं उससे पहले, कि हम डिक्लेयर्स के बाद टोटल इक्वल टू जीरो करेंगे, काउंट इक्वल टू जीरो करेंगे। काउंट प्लस वन वाला पार्ट समझिए, हाँ ठीक है, मैं उसको अभी समझा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, पहले तो हम टोटलिंग स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, हम अब टोटलिंग स्टेटमेंट की बात करेंगे, फिर हम काउंटिंग स्टेटमेंट पे आएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको ये कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिर्फ टोटलिंग स्टेटमेंट की। तक्ष, ये मैं जब काउंट पे आऊँ ना, अगर उसके बाद तुम्हें समझ नहीं आया तो मुझे उसी वक्त बताना, मैं वापस रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो टोटलिंग स्टेटमेंट, और ये जो है एक बड़ी यूनिक चीज है कि आपने जब लूप में एक चीज को सम करना है, तो आप सम कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम यूजुअली सम करते थे तो हमारे पास होती थी तीन वेरिएबल होते थे, ए बी होता था, या मैंने कोई तीसरा वेरिएबल भी ए बी सी को ऐड कर दिया, सम हो गया, काम हो गया हमारा। अब हमारे पास जो वैल्यू अगले साइकिल में आएगी उसको भी हमें ऐड करना है, तो फिर हम लूप को यूज करते हैं ताकि हम लूप को रिपीट इस साइकिल के अंदर ऐड ऑन कर सके। ठीक है, सारी वैल्यूज को सम कर सके। तो टोटलिंग स्टेटमेंट एक वो टेक्निक बनाई गई थी कि भाई हम करंट वैल्यू को सेव करें, ऐड करें, फिर हम नेक्स्ट वैल्यू जब आए तो फिर हम वापस उस पुरानी वैल्यू के अंदर ज्वाइन करते हैं। और बेसिकली एक शीट ऑफ पेपर की तरह काम कर रहा है कि मिसाल के तौर पे हम आटे की एक लेयर बनाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा और आटा डालिए, उसके ऊपर थोड़ा और आटा डालिए, मतलब वो एक पहाड़ बना रहे हैं हम, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करते हुए। आटे की मिसाल इसलिए देने था कि भाई उसमें आपको क्वांटिटी का नहीं पता होता, टोटल में क्वांटिटी वेरी करती है। ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको मिसाल दी, फॉर एग्जांपल आपने निकालना है एवरेज, सही है, एवरेज एज या एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो हमें यूज करना होता है। अब मैं एक मिसाल के तौर पे सवाल बनाऊंगा, ठीक है, कि राइट अ सूडो कोड which takes 5 students age and outputs average age। ठीक है, तो मैंने 5 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, उनका करना है आउटपुट एवरेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं डिक्लेरेशन स्किप कर रहा हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के डिक्लेरेशन सबको आता है। ठीक है, उसमें कोई किसी को मुश्किल नहीं है, सबको पता होता है, मैं इसलिए स्किप करता हूँ उसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल एरो जीरो। ठीक है, मैंने टोटल को इनिशियलाइज कर दिया, फिर मैंने फॉर, ठीक है, फॉर हम यूज कर रहे हैं काउंट इक्वल्स 0 to 4। देखें, अब मैं 0 to 4 क्यों करा, और ठीक है कोई मसला नहीं, यूसुफ रिकॉर्डिंग यूज कर लेना। ठीक है, अच्छा 0 to 4
ठीक है, अब 0 to 4 से हमारा स्टार्ट होगा और 0 1 2 3 4 काउंट करो, 5 हो रहे हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारी 5 की साइकिल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इनपुट लेना है, सही है। इनपुट से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट मैंने प्रॉम्प्ट करना सिखाया था, तो एंटर एज, ठीक है, इनपुट एज, सही है। अब हम यूज करेंगे टोटलिंग स्टेटमेंट, टोटल इक्वल्स टोटल प्लस एज, और मैंने करा नेक्स्ट काउंट, ठीक है। अभी क्या हुआ, 5 बार ये लूप चलेगा, हमें एज का टोटल मिलता रहेगा। जब हमें टोटल मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि भाई एट द एंड ऑफ द लूप हमें टोटल मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चे गलती करते हैं। काउंटिंग और टोटलिंग स्टेटमेंट जब तक उनकी वैल्यूज परफेक्ट या कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक के लूप की आखिरी साइकिल कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि देखो, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि यार एक कॉन्टैक्ट बुक है मेरे पास, उसके अंदर हमजा नाम के कितने लड़के हैं या दक्ष नाम के कितने लड़के हैं, अब जब तक आपने आखिरी रिकॉर्ड, आखिरी एंट्री नहीं पढ़ ली, तब तक आप बता ही नहीं सकते ना कि भाई दक्ष नाम के कितने थे, हमजा नाम के। आप मुझे बीच में से बोल रहे हो सर दो दो हैं, दो हैं, अच्छा अगले पेज पे 4 लिखे हुए, ये क्या बात हुई? तो ये नहीं हो सकता ना, आपने पूरा कंप्लीट करके ही बात करनी है मेरे से। तो यही चीज यहाँ पे भी होगी कि जब तक लूप कंप्लीट नहीं हो जाता, आपने कोई ओपिनियन नहीं देना, आपने कोई प्रिंटिंग नहीं करनी, आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, जब तक के क्वेश्चन में मेंशन ना हो अलग से। क्योंकि अगर आपका डेटा डिपेंडेंट है ऑन द फाइनल आंसर, तो आप फाइनल आंसर का वेट करो। बच्चे एवरेज में गलती ये करते हैं यहाँ पे कि बच्चे को बोलना एवरेज निकालो, वो टोटल स्टेटमेंट करता है, उसके फौरन नीचे एवरेज लिख देगा। अब उसका एट द एंड आंसर सही आएगा, आई एम नॉट सेइंग कि उसका एट द एंड आंसर गलत आएगा, बट वो एवरेज एक्स्ट्रा कर रहा है कि भाई हर साइकिल में हर दफा एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। भाई कैसे आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो? आपके पास बच्चे 4 हैं, आपके पास डेटा 5 का आना है, या आपके पास अभी तक बच्चे दो दो का डेटा है, आपके पास 5 का आना है, तो हाउ इज द एवरेज फेयर? सही है। तो ये जो चीजें एक दफा करने की ना, एवरेज आप एक दफा कैलकुलेट करोगे जब फाइनल आंसर आएगा, फाइनल स्टेटमेंट आप एक दफा दोगे जब आपके पास पूरा साइकिल। तो जो चीज रिपीट करने की है आपने उसको लूप के अंदर रखना है, जो चीज रिपीट नहीं करने की वो आपने लूप से बाहर कर देनी है। इट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूंगा कि एवरेज देना, एवरेज आप मुझे एक दफा ही दोगे, तो आप लूप के बाहर करोगे उसको। अच्छा, आपने एवरेज कैलकुलेट कितनी बार करना है? मैं तो एवरेज देना मतलब प्रिंट करने की बात कर रहा था, आउटपुट करने की बात कर रहा था। आपने कैलकुलेट कितनी बार करना है? एक दफा ही कैलकुलेट करना है सर। तो फिर आप बाहर करो। अच्छा, आप एवरेज का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन वो भी दूर हो जाए, ठीक है। एवरेज, अच्छा एवरेज को अलग से डिक्लेयर करना, क्योंकि एवरेज में डिवीजन हो रहा है, तो इट विल बी अ रियल वेरिएबल, ठीक है। ओके, सो एवरेज एरो, टोटल कितने बच्चे थे भाई? 5 बच्चे थे, तो हम डिवाइड बाय 5 करेंगे, ठीक है। एवरेज इज सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। 5 बच्चे थे, उन 5 बच्चों की उम्र का सम कर दिया हमने, ठीक है। तो सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, 5 एज आई हमारे पास और एज का हमने सम कर दिया। तो दिस इज हाउ टोटलिंग स्टेटमेंट, दिस इज हाउ एवरेज वर्क्स। अब मैंने फाइनल कंडीशन स्टेटमेंट देनी है कि भाई कंडीशन नहीं, सॉरी, एक कंक्लूजन स्टेटमेंट देनी है थ्रू आउटपुट, सही है। आउटपुट एवरेज, सही, मैं कॉमा डाल के भी लिख सकता हूँ, मैं कन्वर्ट करके भी लिख सकता हूँ, बट अभी फिलहाल समझाने के लिए दिस इज हाउ टोटलिंग स्टेटमेंट इज डन, सही है। सर सूडो कोड में डिव नहीं यूज कर सकते डिवाइड करने के लिए? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास क्या किस तरह से मौजूद है। आप डिवीजन का ये वाला भी मौजूद कर सकते हैं। मॉड जो है वो थोड़ा सा अलग इस तरह से नाम के तौर पे यूज किया जाता है। डिव अमूमन जो है वो अब स्लैश के तौर पे ही यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस के अंदर अगर वो होल नंबर आपको चाहिए हो, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। ओके, मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई, मैं आपको, अच्छा इसको मुझे याद दिलाइएगा कि इसको आखिर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इंटीजर आंसर्स ऑब्टेन करने के लिए एक तरीका होता है, ठीक है। फ्रैक्शंस वगैरह के लिए आसानी होती है वो।
ठीक है। अच्छा, अब हमने टोटलिंग स्टेटमेंट समझ लिया, अब हम काउंटिंग स्टेटमेंट समझते हैं। ठीक है, तो अब मैं सवाल आपको लिखता हूँ काउंटिंग स्टेटमेंट का। ठीक है दक्ष, अगर अब समझना है ना तो मुझे बताना। अरे टोटलिंग स्टेटमेंट तो कोई मसला नहीं है ना दक्ष? ओके, परफेक्ट। अच्छा भाई, हम काउंटिंग स्टेटमेंट पे आते हैं। काउंटिंग स्टेटमेंट मैंने अगेन आप लोगों को बोला था, इनिशियलाइज तो वैसे ही होती है। अच्छा, मैं सवाल लिख देता हूँ। ठीक है, एज वाले ही सवाल है, बट हम इसमें एवरेज निकालने के बजाय हम बता रहे हैं कि कितने बच्चे अबव 18 थे, कितने बच्चे अंडर 18। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बात करेंगे राइट सूडो कोड which enters age of 5 students। ठीक है, अच्छा 5 students एंड आउटपुट्स। अच्छा, मैं एक ही केस कर रहा हूँ अबव 18 वाला, मैं अंडर 18 वाला नहीं कर रहा क्योंकि उसमें 2 काउंटिंग स्टेटमेंट लगेंगे, वो मैं अगली क्लास में करा दूँ। ठीक है, आउटपुट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अबव 18। ठीक है, अच्छा ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल के मुताबिक मुझे करना है काउंट इक्वल्स 0। अगेन काउंटिंग स्टेटमेंट है। अच्छा, अब अगर हमने काउंट यहाँ पे यूज करा है तो हम फॉर लूप में क्या यूज करेंगे? भाई फॉर लूप में जरूरी नहीं है काउंट यूज करना, यू कैन यूज एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा आई, जो ट्रेडिशनली माना जाता है। ठीक है, अच्छा फॉर आई इक्वल्स 0 to 4। ठीक है, अच्छा ये हमने फॉर लूप लिख दिया 0 से लेके 4 तक, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं करूंगा इनपुट। आउटपुट पहले करना है, हमें प्रॉम्प्ट करना है, बच्चों को स्क्रीन पे दिखाना है कि क्या एंटर करना है, थोड़ी तहजीब के साथ। ठीक है, अच्छा अब हमने इनपुट करना है। डिक्लेरेशन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा मैं, आपने करनी होगी। ठीक है, इनपुट एज मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आउटपुट और इनपुट करने के बाद अब इफ स्टेटमेंट यूज होगी। टोटलिंग में देखिए, टोटलिंग में इफ स्टेटमेंट नहीं यूज हो रही थी। टोटलिंग में जरूरी नहीं है, होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, केसेस काफी मौजूद है पास पेपर्स में भी। बट काउंट में अक्सर जब आपको इफ स्टेटमेंट मिलेगी, क्योंकि वो एक चंक निकालना, आप स्टैट्स निकालते हो काउंटिंग स्टेटमेंट से कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स है भाई, 50 स्टूडेंट पास हो गए, तो अब 50 चंक है ना 100 का, तो चंक निकालने का काम होता है उसका। पूरा केक एक साथ नहीं कलेक्ट करता, उसका एक हिस्सा आपके लिए जो है ना, एक डेटा कलेक्ट करके आपको दे रहा होता है। तो हम स्टेटमेंट यूज करेंगे यहाँ पे, जो मैंने कल पढ़ाया था। इफ, अच्छा अब इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन, सही है, देन काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1। ठीक है, अब मैंने एंड एफ करना है क्योंकि मुझे और कोई केस ही नहीं है इसमें, मैं एंड एफ कर रहा हूँ। इनपुट भी कर दिया मैंने, फिर नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट। अब सिंस मैंने आई यहाँ पे लिखा है तो मुझे नेक्स्ट आई ही लिखना पड़ेगा, कोई और मेरे पास चारा नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट, और मैं आउटपुट में लिखूंगा काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम का काम था कि बच्चों का गिनना, कि 5 में से कितने बच्चे अबव 18 थे। अब देखो हो क्या रहा है, अब इस कोड में जैसे ही मैंने एज पकड़ी तो समझे मेरा ये डिवाइस है, सही है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये फोन है वैसे तो मेरा, बट ये समझे आप, मैं हूँ बैठा हुआ, मेरे सामने डेटा आ रहा है। अब मैं जिस बच्चे को अबव 18 देखूंगा ना, मैं बता दूंगा इसको। अब मिसाल के तौर पर मैंने 3 बच्चे अबव 18 देखे, तो मैंने ये 3 दफा दबाया ना बटन, कि भाई नंबर्स मेरे सामने गुजर रहे थे, एक बच्चा है 16 का, एक बच्चा है 20 का, एक बच्चा है 22 का, एक बच्चा है 17 का अगेन। तो अबव 18 वालों को मैंने बटन दबाया। अगर मैंने 3 दफा दबाया, इसका मतलब 3 दफा मैंने
काउंट करा, काउंटिंग कर रहा हूँ ना मैं, पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, काउंटिंग है, 3 दफा दबाया, इसका मतलब 3 बच्चे की एज अबव 18 थी। तो काउंटिंग स्टेटमेंट भी यही करता है कि जब एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अबव 18, जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, सही है, फॉर लूप इफ स्टेटमेंट रन होगा, तो काउंट में 1 प्लस हो जाएगा। काउंट की वैल्यू अभी 0 थी, 1 प्लस होगा, क्या हो गया 1, वो काउंट में असाइन हो गया। अब अगली साइकिल में जब काउंट की वैल्यू देखी जाएगी तो काउंट होगा ऑलरेडी 1, उसके अंदर 1 मिला दिया जाएगा, क्या बनेगा 2। तो समझो ये हो रहा है कि आप वैल्यू में वैल्यू ऐड करे जा रहे हो कॉन्स्टेंट। दक्ष अब समझ में आया? परफेक्ट। हमजा ये क्लियर है? अच्छा, अब हमजा का एक सवाल था, सर आप डिव कब यूज करेंगे? देखिए भाई, अगर आपने एक होल नंबर आंसर चाहिए ना आपको, तो आप डिव यूज करो। मिसाल के तौर पे मैं डिवाइड करूंगा 6/2, अब उसका आंसर आना ही होल नंबर में, सही है, 6/2 कर रहा हूँ, 3 आंसर आ रहा है। अच्छा, अब अगर 7/2 कर रहा हूँ तो आना चाहिए 3.5। अगर आपको 3.5 चाहिए आप स्लैश यूज करो, अगर आपने 3 चाहिए, पॉइंट्स वाला डेसिमल सब कटा दो, तो फिर आप यूज करोगे डिफ। समझ में आया? राउंड डाउन करने के लिए या फिर एक समझ लो इंटीजर आंसर ऑब्टेन करने के लिए डिव यूज किया जाता है। जब आपको एक डेसिमल आंसर चाहिए हो या प्रोबेबिलिटी हो डेसिमल आंसर की और आपको कोई मसला ना हो, तो आप स्लैश यूज करो। स्लैश डेसिमल में भी आंसर दे सकता है, होल नंबर में भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन। डिव जो है देता ही इंटीजर में आंसर है, रिगार्डलेस के आंसर डेसिमल में हो कि इंटीजर में हो। ठीक है हमजा? डिव में 3.93 देगा आंसर, वो डेसिमल फ्रैक्शन काट ही देता है पूरा। डिव डी आई बाई, डी आई वी सॉरी लिखते हैं, सॉरी डी आई बाई नहीं, डी आई वी लिखते हैं। डी आई वी के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर 2 वैल्यूज लिखते हैं। जैसे 3/9 करना है तो आप 3,9 लिख दोगे, वैसे तो इसका आंसर 0 आएगा, बट अगर मैं 9,4 लिखूं तो उसका आंसर 2 आएगा डिव के अकॉर्डिंग। मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल दिखा देता हूँ भाई। अच्छा, मैं ये डिलीट कर दूंगा, बट मैं डिव को यूज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो डिव आप लिखोगे ऐसे, ठीक है, और मैंने लिखा 9,4। देखो आप यहाँ पे वेरिएबल्स भी डाल सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। नंबर भी डाल सकते हो आप, वेरिएबल भी डाल सकते हो। आपको बस याद रखना है कि इसको आपने किसी से असाइन करना है। मतलब मिसाल के तौर पर मैंने बोला एक्स एरो, मैं एक्स में स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू में अपने आप को कन्वर्ट करेगा, तो आपने इसको स्टोर करवाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना, इसको जाने नहीं देना, वरना खो जाओगे, वैल्यू खो जाएगी। ठीक है दक्ष, मेरे ख्याल से मैं यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। हमजा, मैं यहाँ तक रखता हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है। और अब अगली साइकिल, अगले उसमें ये प्रैक्टिस करना, देखो जीपीटी कर लो, कोई मसला नहीं है, सवालात प्रैक्टिस करने ना, जीपीटी को सिलेबस भेजो, ये सिलेबस के वो सिर्फ पोर्शन है वो काट के भेजो, उसको बोलो कि आप मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के दो इस टॉपिक तक, वो आपको बना के देगा, आप प्रैक्टिस करो। आपका काम है फिलहाल प्रैक्टिस करना। मैं जानता हूँ आपका P1 है और भी पेपर है, बट प्रैक्टिस करो, 1 घंटा बल्ले करो, प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है वो फिर मेरे पास आओ, कल क्लास के अंदर मैं कराऊंगा वाइल लूप तफसील से, ठीक है, और फिर उसको इंशाल्लाह देखते हैं। ओके दक्षो हमजा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, और फिर लाफिज, और फिर बाकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप देख लेना, मैं एक्सेस दे दूंगा इंशाल्लाह। ओके, लाफिज।